इन पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये उसी के क्रम में हमारा पहला लेक्चर है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा और आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में ये आपकी बहुत मदद करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने जो अधिनियम बनाए, मतलब उन्होंने जो कानून बनाए हैं उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि जो हमारी इंडियन पॉलिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है पूरा वो इन्हीं के बेसिस पर बना है। क्योंकि बहुत सारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिनियम पास किए थे उन्हीं के कॉपी पेस्ट हमारे संविधान में किया गया है। तो पुराने जो अधिनियम है हमें विस्तृत तरीके से याद होने चाहिए, तभी हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हम जो आज हम लेक्चर कवर करेंगे वो पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम पर बेसिस पर रहेगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से अधिनियम जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पास किए हैं। देखिए, उसके बाद पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फिर उसके बाद ताज का शासन आ गया। तो ताज का शासन जो है 1858 के बाद में आया है। तो ये 1858 से जो पहले वाले अधिनियम थे उन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो पहला है हमारा 1773 का विनिमय अधिनियम, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। फिर उसी की कमियों में थोड़ा सा सुधार करते हुए 1861 का निपटान अधिनियम लाया गया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया जो 1784 में आया। फिर ये चर अधिनियम, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। 1793 का जो चार्टर एक्ट, ये कार्टर की जगह चार्टर है, चार्टर एक्ट ये लाया गया। फिर 1813 में 20-20 साल के गैप में ये जो नियम है बनते आए हैं। फिर 1813 में चार्टर एक्ट वापस से और फिर 1833 का चार्टर एक्ट और चार्टर एक्ट 1853 में लाया गया। तो इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम कौन सा वाला कवर करेंगे, तो आज के वीडियो में हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में आया, ये आप लोगों को एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, थोड़ी सी स्टोरी समझ लीजिए। जब बक्सर का युद्ध 1764 में कंपनी ने जीत लिया तो पूरी तरह से जो बंगाल का शासन था वो किसके अंडर में आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी को जो युद्ध हुआ था उसमें बहुत सारा लॉस हो गया, तो उनको पैसों की जरूरत थी। अब ये पैसा जो है ये लेने गए ब्रिटिश ताज के पास। तो ये ताज ने क्या करा, यहाँ पर उसको लगा कि अगर इसने बंगाल जैसे हिस्से को जीत लिया है तो आने वाले समय पर हो सकता है कि ये हमारे ऊपर भी आक्रमण कर दे कंपनी। तो इसी के लिए इस ताज ने बोला कि पैसा तो मैं तुम्हें दे दूंगी। क्या कहा, ब्रिटिश काउंसिल ने कहा कि पैसा तो हम आपको दे देंगे, लेकिन उसके बदले में क्या करेंगे, उनके जो राजनीतिक अधिकार हैं, किसके, बंगाल के जो राजनीतिक अधिकार हैं उनको कौन संचालित करेगा, कौन रेगुलेट करेगा, यहाँ से जो ब्रिटिश संसद से जो भेजा हुआ आदमी है वो इनको रेगुलेट करेगा। अनफॉर्चुनेटली मतलब कहा जाए तो पूरी तरह से जो कंपनी शासन कर रही थी उस पर थोड़ा सा अंकुश, उस पर लगाम लगाने की कोशिश करी किसने, ताज ने। तो ये एक अच्छा कदम था। तो उसी के लिए हमें पढ़ना है रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 में ये पास हुआ। कंपनी की जो शक्तियां थी उसे नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा ये पास किया गया। तो क्या था, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के कारण बंगाल के कुप्रशासन से उपजी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए एवं कंपनी के हाथों से राजनीतिक शक्ति छीनने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। देखिए यहाँ पर राजनीतिक शक्तियां ली जा रही है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने की जरूरत ब्रिटिश संसद को महसूस हुई, जिस कारण ब्रिटिश संसद द्वारा 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से ये उठाया गया पहला कदम था। तो ये पहला कदम था, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं इसमें। तो पहले फैक्ट की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला ऐसा कदम था जिसके अंतर्गत कंपनी के जो कार्यों का नियमन और नियंत्रण किया गया। पहले कंपनी का कोई रेगुलेटिंग एक्ट मतलब रेगुलेशन नहीं था। कोई जो मन में आए उस भाव से वो वस्तुएं बेचते थे, कोई मतलब पैसा इतना बस लूटने की रखते थे, तो उस पर एक अंकुश लगाने की कोशिश करी गई। तो इससे पहले ब्रिटिश सरकार ने 1767 में केवल कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए 40 लाख की वार्षिक आय में 10% अपना हिस्सा तय किया था। तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने जो व्यापार था उसमें हस्तक्षेप किया था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा केंद्रीय प्रशासन, जो आज हम देखते हैं हमारा केंद्र है, उसके बाद राज्य है। तो वो जो केंद्र का जो शासन है वो यहाँ से आया, आप लोग ध्यान रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 4 सदस्य बनाए गए। किसके लिए, इसकी सहायता के लिए। तो आज जो हम देखते हैं, देखिए राष्ट्रपति, यहाँ पर जो है राष्ट्रपति, ये शब्द याद रखिएगा। जो राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल रेगुलेटिंग एक्ट से ही लिया गया है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना वो बंगाल का गवर्नर जनरल, तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट क्या है कि वहाँ का एक राष्ट्रपति होगा और उसकी हेल्प करने के लिए कौन होंगे, 4 लोग होंगे। तो आज हमारा जो प्रशासन है मतलब राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति की हेल्प करने के लिए कौन होता है, एक मंत्रिपरिषद होता है, वो यहीं के कॉन्सेप्ट से लिया गया है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना है वो वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। उसके बाद बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं इसमें। इस एक्ट के अंतर्गत 1774 में बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1774 में बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उसका हेडक्वार्टर मतलब कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ऑब्वियस सी बात है कलकत्ता में। इसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश, जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम जरूर याद रखिएगा। इनका नाम है सर एलिजा एमपी। ये फोटो में है महाशय, इनका नाम क्या है, सर एलिजा एमपी। माने कंपनी के सभी कर्मचारी इसके अधीन कर दिए गए। न्यायिक विधियां जो है वो इंग्लैंड के अनुसार थी। देखिए न्यायालय जो है यहाँ पर पहली बार कॉन्सेप्ट था। अपने पहले के टाइम पर राजा महाराजा ने जो बोल दिया वही
कानून बन जाता था, लेकिन इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो लोगों के पहली बार लोगों ने इस चीज़ को जाना कि उनके कुछ अधिकार हो सकते हैं और सभी व्यक्ति, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, महिला बुजुर्ग, कोई भी बच्चा हो चाहे कुछ भी हो, उनको एक न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत, मतलब चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अगर उसने उसको किसी जुर्म में फांसी की सजा दी है तो किसी अन्य व्यक्ति को भी उसी की जुर्म में फांसी की सजा होगी। तो ये कहाँ से आया है? तो न्यायिक विधियाँ जो है वो इंग्लैंड के अनुसार थी, आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी संविधान बनने की। इस एक्ट के द्वारा मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे, गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इससे पहले बंगाल, मद्रास, मुंबई के जो गवर्नर थे एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, लेकिन अब जो है वो बंगाल जो है, बंगाल अगर मान लीजिए मुंबई और जो मद्रास है, इन दोनों को इसके अधीन कर दिया गया, लेकिन वो निर्णय लेने में जो थे वो स्वतंत्र थे। इसके बाद बात करें, बंगाल में एक प्रशासनिक मंडल गठित किया गया जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्य नियुक्ति किए गए। मैंने बताया था अभी आपको। इस समय तक कंपनी में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच चुका था। देखिए भ्रष्टाचार बहुत, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं था, मन में आया जिस भाव से बेच रहे थे। अतः इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। देखिए यहाँ पर जो कंपनी थे वो तो व्यापार कर ही रही थी, लेकिन जो उसमें काम करने वाले लोग थे वो अलग गपलेबाज थे, तो वो अलग अपना एक व्यापार करते थे, तो उससे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल चुका था एवं उसका वेतन रोक लगा दी गई, उनका वेतन बढ़ा दिया गया। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और किसी भी तरह की रिश्वत या उपहार लेने से उन पर रोक लगा दी गई। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। आने वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट को। तो तब तक बने रहे हमारे साथ। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत